आज हम बात करने जा रहे हैं कास्ट सिस्टम इन इंडिया। तो कास्ट और वर्ण सिस्टम is purely an Indian phenomena and especially practiced among Hindus and Hindu population. This time, for as we uh, considered Indian subcontinent or India, other religions such as Islam, Sikhism, and Christianity also adopted some trappings of it. Like, for example, Nepalese Buddhism or Neo Buddhism, in which caste system is followed. So we can compare this caste-based discriminatory system with the Western concept of racism, and also compared with class system of European continent. Now, अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेसिज्म का जो कंसेप्ट है जो वेस्ट में फॉलो होता आ रहा है वो बेस्ड है कलर ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर एज वी मतलब हम लोगों ने देखा है जैसा यूएसए में ज़्यादातर हुआ। एंड क्लास सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्लास सिस्टम is based on different or we can say discriminate on different factors जैसे कि wealth, power, prestige, ancestry और birth या religion और occupation। तो ये क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम दोनों ही डिस्क्रिमिनेटरी है, बट क्लास इज डिफरेंट फ्रॉम कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लास इज सिस्टम इज नॉट हेरिडिटरी और वंशगत नहीं है, जबकि कास्ट सिस्टम इज हेरिडिटरी और वंशगत है। अब हम बात आते हैं कि कास्ट सिस्टम इज अ यूनिक टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम इन विच सोशल ऑर्डरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। ये बर्थ से जन्म से ही डिस्क्रिमिनेशन होने लगता है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ओनली। अब हम बात करते हैं कि ओरिजिन कैसे हुआ कास्ट सिस्टम का। तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी है वो ट्रेडिशनल थ्योरी है। अब जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो क्या कहती है कि ये दिव्य उत्पत्ति है और डाइवाइन ओरिजिन है, मतलब ईश्वर की देन है। तो इसका ये भी मानना है कि एक्सटेंशन होता है वर्ण सिस्टम का। अब वर्ण सिस्टम क्या होता है, तो वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग ये होता है कि चार वर्ण ओरिजिनेट हुए हैं बॉडी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, मतलब लॉर्ड ब्रह्म की बॉडी से। तो जो ब्राह्मण्स हैं वो टॉप पर रहेंगे और they originated from the head of the Lord Brahma, and then came the क्षत्रियस जो कि वॉरियर्स होते हैं ज्यादातर, वो ओरिजिनेट होते हैं लॉर्ड ब्रह्मा के आर्म से। तो इसमें आर्म रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं कि जो तीसरा होता है वैश्य और ट्रेडर्स। These are mostly traders and originates from the thigh of the Lord Brahma. अब फिर आता है चौथा शूद्रास, that originates from the feet of the Lord Brahma। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो बाद में ये चार वर्णों के ही अंदर इंटर मैरिजेस हुई और इससे सबकास्ट का ओरिजिन हुआ और कुछ सबकास्ट बनी। और अगर हम लोग बात करें कि इस थ्योरी का समर्थन करते हैं पुरु शसुक्ता ऑफ ऋग्वेदा, और मनुस्मृति में भी इसके कुछ पार्ट मिल जाते हैं जो इस थ्योरी का समर्थन करते हैं। फिर आता है रेशियल थ्योरी। तो हम रेशियल थ्योरी में क्या है कि जो संस्कृत वर्ड है कास्ट का वो वर्ण है और वर्ण का मतलब होता है कलर। तो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन हुआ इंडियन सोसाइटी में वो चतुर्वर्ण सिस्टम से ही आया, जो कि हम लोगों ने पहली वाली थ्योरी में
देखा। अब इसमें ये भी कहा जाता है कि जो रेसेस एंड कल्चर्स हैं इंडिया में और कास्ट सिस्टम है टुक इट्स बर्थ आफ्टर अराइवल ऑफ आर्यन इन इंडिया। मतलब ये माना जाता है कि आर्यन जब इंडिया में आए और इस थ्योरी में आर्यन इन्वेजन थ्योरी को मान्यता दी गई है। तो कुछ ऋग्वेदिक लिटरेचर में भी ये आर्यंस और आर्य और नॉन आर्यंस यानी दासा के बारे में डिफरेंशिएशन दे रखा है। तो वर्ण सिस्टम ज्यादातर जो प्रचलन था वो वैदिक पीरियड में था और ये लेबर और ऑक्यूपेशन के बेसिस पे था। फिर आता पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी ये कहती है कि ये एक ब्राह्मण्स के द्वारा एक चालाकी से किया गया षड्यंत्र था जो जिससे कि वो सुपीरियर और टॉप ऑर्डर ऑफ हायरार्की में रह सके। तो इसमें डॉक्टर गुरे स्टेट करते हैं या कहते हैं कि कास्ट इज अ ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर cradled in land of Ganges and then transferred to other parts of India. अब आती है ऑक्यूपेशनल थ्योरी। ऑक्यूपेशनल थ्योरी ये कहती है कि कास्ट हायरार्की इज अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन। इसके अकॉर्डिंग ये है कि कास्ट हायरार्की ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। जैसे कि कुछ प्रोफेशन रेस्पेक्टेबल है और सुपीरियर माने जाते हैं दूसरे प्रोफेशन के मुकाबले जो कि थोड़े डर्टी प्रोफेशन है और नॉन रेस्पेक्टेबल है। तो जो ऐसा प्रोफेशन फॉलो करेगा जो रेस्पेक्टेबल है वो सुपीरियर माना जाएगा और जो डर्टी प्रोफेशन को फॉलो करेगा वो इंफीरियर माना जाएगा। तो इसमें न्यूफील्ड एक सोशियोलॉजिस्ट है, उनका ये कहना है कि फंक्शन एंड फंक्शन alone responsible for origin of caste structure in India. With functional differentiation comes occupational differentiation leads to the formation of subcaste. अब हम लोग बात करते हैं कि सबकास्ट क्या होती है। तो सबकास्ट है जो वर्ण में नहीं है, जो वर्ण सिस्टम के बाहर है। जैसे कि लोहार जो लोहे का काम करते हैं, ब्लैक स्मिथ और लोहार, और चमार और टेलर जो कि चमड़े का काम करते हैं, तेली ऑयल प्रेसर जो कि ऑयल से रिलेटेड वर्क करते हैं। उसके बाद आती है एवोल्यूशन थ्योरी जो कि ये कहती है कि ये रिजल्ट है जो कास्ट सिस्टम है और कास्ट स्ट्रक्चर है, ये कोई एक दिन में बनी हुई चीज नहीं है, ये रिजल्ट है लॉन्ग प्रोसेस ऑफ सोशल एवोल्यूशन का। तो इसमें आती है बहुत सारे मान्यताएं कि जैसे ये हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन की वजह से भी है, डिजायर ऑफ ब्राह्मण्स टू कीप देमसेल्व्स प्योर एंड सुपीरियर, लैक ऑफ रिजिड यूनिटरी कंट्रोल ऑफ स्टेट। मतलब स्टेट का कभी भी कोई यूनिटरी रिजिड कंट्रोल नहीं रहा सोशल ग्रुप पर और सोसाइटी पर। फिर आता है अनविलिंगनेस ऑफ रूलर्स टू एनफोर्स यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लॉ एंड कस्टम। जो रूलर्स आए या जो रूलर्स रहे उन लोगों ने कभी भी कोई ऐसा यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ लॉ एंड कस्टम बनाने की कोशिश नहीं करी। फिर ये भी माना जाता है कि आइडियाज ऑफ एक्सक्लूसिव फैमिली, एंसेस्ट्रल वर्शिप एंड सैक्रामेंटल मीट, ये भी एक वजह थी। फिर आता है क्लैश ऑफ एंटागोनिस्टिक कल्चर्स, जैसे कि पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल सिस्टम्स के बीच में क्लैश होना, क्लैश ऑफ रेसेस, कलर, जुडाइसिस एंड कंक्वेस्ट। फिर आता है फॉरेन इन्वेजन भी इसका एक रीजन हो सकता है, रूरल सोशल स्ट्रक्चर भी इसका एक रीजन माना जाता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, मतलब इंडियन पेनिनसुला आइसोलेटेड रहा बाकी वर्ल्ड ऑर्डर से। उसके बाद आता है कि डेलिबरेट इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, मतलब इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से ये सिस्टम और स्ट्रक्चर पनप पाया। फिर आता है कि कर्मा एंड धर्मा डॉक्ट्राइन और प्रिंसिपल, जिसका ये मानना है कि जो मतलब पुनर्जन्म जो कि मानना बोलते हैं हम लोग, क्या होता है कि प्रीवियस इनकारनेशन में जो एक्शन थे या जो कर्म थे उनके बेसिस पर
डिसाइड होगी एक पर्सन की कास्ट। और धर्मा डॉक्ट्राइन ये कहती है कि जो इंसान कास्ट के प्रिंसिपल्स को मान रहा है वो यानी धर्म का पालन कर रहा है, और इससे उसके आने वाले जो जन्म है, आने वाला जन्म होगा उसमें एक रिच फैमिली और अपर कास्ट में जन्म होगा। और अगर वो इन कास्ट प्रिंसिपल्स को नहीं मानता है तो तब उसका जन्म एक पुअर फैमिली में और किसी लोअर कास्ट में होगा। अब हम लोग बात करते हैं कास्ट सिस्टम के फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स हैं कि ये सेगमेंटल डिवीजन करता है सोसाइटी, मतलब पूरी सोसाइटी एक सेगमेंट में बट जाती है। तो हम लोग इसकी एक डेफिनेशन भी देते हैं कि सोसाइटी डिवाइडेड इनटू स्मॉल वेल डेवलप्ड सोशल ग्रुप्स नोन एज कास्ट एंड इट्स मेंबरशिप इज बाय बर्थ। अब हम लोग बात करते हैं हायरार्की कि इसमें एक हायरार्की फॉलो होती है। तो फंडामेंटल सोशल प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की, टॉप पर ब्राह्मण्स रहेंगे इसके अकॉर्डिंग और बॉटम पर अनटचेबल्स रहेंगे यानी दलित रहेंगे। फिर आता है एंडोगेमी जो कि इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें ये माना जाता है कि मेंबर्स ऑफ कास्ट और सब कास्ट शुड मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और सब कास्ट। तो अगर कोई वायलेशन करता है तो उसे अपनी कास्ट से निकाल दिया जाएगा। और ऐसा भी माना जाता है कि एवरी कास्ट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड एज गोत्रास। तो ये माना जाता है कि गोत्रास का कॉमन एंसेस्टर्स है तो वो एक सेम गोत्र में मैरिज नहीं कर सकते। तो फिर आता है इसका एक और फीचर जो कि है जाति पंचायत और गवर्निंग बॉडी और गवर्निंग बोर्ड कॉल्ड एज जाति पंचायत, जो कि एक जुडिशियल बॉडी की तरह काम करती है। इसे हम लोग अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि कुलदरिया मध्य प्रदेश में और जोखिला साउथ राजस्थान रीजन में। तो these are openly enforced by community through governing bodies that is known as जाति पंचायत। फिर आता है कि पर्टिकुलर नाम, तो सरनेम थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई एनी कास्ट, सरनेम से ही हम कास्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आता है कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, मतलब अगर आपने किसी अनटचेबल को छू लिया या अनटचेबल का बनाया हुआ खाना खा लिया तो आप पॉल्यूटेड हो जाएंगे, ऐसा कुछ अपर कास्ट द्वारा माना जाता था और वो इम्प्योर हो जाएंगे। तो ये कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन। फिर कुछ जगह रेस्ट्रिक्शंस ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स था, जैसे कि हम कुछ लोग ये माना जाता है कि वो अपनी से लोअर कास्ट का बना हुआ के लोगों द्वारा बनाया हुआ गाना या पकाया हुआ खाने को नहीं खाएंगे, कुछ अपर कास्ट द्वारा ये माना जाता था। और एक ये भी माना गया कि ब्राह्मण एक्सेप्ट पका फूड कुक्ड इन घी, देसी घी, फ्रॉम सम कास्ट लोअर देन देयर ओनली। कुछ कास्ट उनके द्वारा चूज करी जाती थी कि इनके द्वारा बनाया हुआ खाना ही हम, वो भी देसी घी में बनाया हुआ खाना ही हम खाएंगे, अदरवाइज नहीं खाएंगे, ऐसा कुछ भी था। फिर आता है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स। So by the time when electoral politics have played a crucial role in empowering lower caste, जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स आई यानी हम लोग जब इलेक्शन होने लगे, डेमोक्रेटिकली इलेक्शन हो रहे थे, तो उससे लोअर कास्ट को एम्पावर करने के लिए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का बनना और कोलिशन होना, जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी इन यूपी एंड द्रविड़ा मुन्नेत्रा कजहागम डीएमके इन तमिलनाडु। तो ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलायंसेस कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस इन स्टेट एंड नेशनल पॉलिटिक्स, इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और रोल है नेशनल पॉलिटिक्स में। फिर आता है कि मंडल कमीशन रिपोर्ट 1980s में रिकमेंड करती है कि रिजर्वेशंस ऑफ ओबीसी इन द गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर हम लोग एक और देखते हैं कि लीगल एंड पॉलिसी रिफॉर्म भी हुए, जैसे कि लेजिस्लेटिव और पॉलिसी इंटरवेंशन
by the government of India to implemented to address caste based discrimination. मतलब caste based discrimination को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट को लेजिस्लेटिव पॉलिसीज बनानी पड़ी और कुछ स्टेप्स लेने पड़े। फिर आता है कास्ट डेमोग्राफिक्स, जैसे कि 2011 के सेंसस के तहत देखें तो 200 मिलियन इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू एससीज एंड एसटी कम्युनिटीज। अब फिर आता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ इन लेट 20th सेंचुरी, व्हाट अबाउट चेंजेस इन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। थैंक यू।